नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज की अपनी प्यारी सी करंट अफेयर की क्लास में। और उम्मीद करता हूं सभी दोस्त बढ़िया से अच्छे होंगे। और जो भी लोग बच्चा चैनल पे नए हैं, तो ये एक रिचुअल होता है बताना कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। और आज हम 20 सितंबर 2024 का करंट अफेयर जो है यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और खासियत क्या है इस क्लास की कि जो क्लास आप 1 से 2 घंटे में कवर करते हैं करंट अफेयर की, वो मैं आपको पूरे निचोड़ के साथ 30 से 35 मिनट में कवर करवाता हूँ। ठीक है, तो बढ़ेंगे अपने क्लास की तरफ। और आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन जो होगा वो आने वाला है आपके स्क्रीन पर कि बायो राइड योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का व्यय जो है वो निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि केंद्रीय कैबिनेट ने, ठीक है, किसने, जो केंद्रीय कैबिनेट है उसने बायो राइड योजना को क्या की है, मंजूरी दी है। अब बायो राइड योजना होती क्या है, तो इसको पहली बात तो 3 योजनाओं को एकीकृत करके एक योजना के रूप में बनाया गया है। और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर जो स्टार्टअप्स हैं इसको अनकन्वेंशनल एनर्जी को लेके, या फिर जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो बायो एनर्जी है उसको लेकर जो 3 योजनाएं पहले से चल रही थी उनको संकलित करके एक योजना में क्या कर दिया गया है, पिरो दिया गया है। अब यही एक योजना उन तीनों योजनाओं के लिए कार्य करेगी। आपको यहाँ पर समझना सिर्फ इतना है कि जो बायो राइड योजना है इसको मंजूरी किसके द्वारा दी गई, कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा दी गई, जो कि बैठक हुई थी कब, 18 सितंबर को। तो इस बैठक में ये मंजूरी इसको प्राप्त हो चुकी है और इसके लिए दिया गया है इनको 9,197 करोड़ रुपए का बजट। क्लियर। तो जो स्टार्टअप्स हैं बायो एनर्जी के फील्ड में, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए ये योजना जो है वो लाई गई है। और इसके लिए 9,197 करोड़ रुपए का जो व्यय है वो यहाँ पर प्रदान किया गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे आप तो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। इस योजना को क्या है, मंजूरी दे दिया किसने, केंद्रीय कैबिनेट ने, कब, 18 सितंबर को। इसका महत्व क्या है, तो ये रिसर्च और डेवलपमेंट यानी कि R&D को ये प्रमोट करने के लिए यहाँ पर लाई गई है। ये 15वें वित्त आयोग की, मतलब जो आपका 15वां वित्त आयोग जो है वो खत्म हुआ और 16वां आपका स्टार्ट होने वाला है। तो ये 16वें वित्त आयोग के जो अवधि है 2025 से 2026 वहां तक ये चलने वाली है। और प्रस्तावित जो व्यय है वो है 9,197 करोड़ रुपए का। क्लियर सभी लोगों को? बहुत अच्छे, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि नई दिल्ली का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसको नियुक्त किया गया है। तो आप सबको पता है कि जो केजरीवाल हैं, जो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे 2 दिन पहले तक, उन्होंने क्या किया, वो जब जेल से रिहा हुए तो अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। और उसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी की जो आतिशी मार्लेना है, ठीक है, क्या है, आतिशी मार्लेना। क्लियर। तो इनको इन्होंने क्या किया, इनका नाम प्रस्तावित किया था मुख्यमंत्री पद के लिए। ठीक है, अभी क्या है कि दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में क्या है, 5 महीने के अंदर अंदर क्या है, चुनाव होने वाले हैं। ठीक, तो ऐसे में ये एक क्या है, चुनावी दाव पेच है। राजनीति जो होती है बहुत ही गंदी चीज होती है, कोई यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, कोई किसी का सगा होना नहीं है। तो आतिशी मार्लेना को इन्होंने क्या बोला कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को क्या करेंगी, संभालेंगी। अब इनका जो शपथ ग्रहण है वो 21 तारीख को होगा, मतलब कि कल इनका शपथ ग्रहण किया जाएगा। और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली ये तीसरी महिला बन जाएंगी। ठीक है, कौन सी, तीसरी महिला बन जाएंगी। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, कांग्रेस की शीला दीक्षित जी थी।
ठीक है, कौन थी? शीला दीक्षित। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को बहुत दिनों तक संभाल के रखा, बहुत लंबा कार्यकाल रहा इनका। और इनके पहले सबसे पहली जो महिला मुख्यमंत्री बनी थी दिल्ली की, वो बनी थी भारत की विदेश मंत्री जो रह चुकी हैं, जिनका नाम था सुषमा स्वराज। तो ये 3 महिलाएं हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर चुकी हैं। अब बात करेंगे थोड़ी सी कि ये जो घटनाएं घटी वो क्यों घटी। ठीक है, यहाँ पर देखिए सुषमा स्वराज, इन्होंने सिर्फ 52 दिन का कार्यकाल जो है वो किया था। ठीक, इसके बाद शीला दीक्षित जो है, इन्होंने 15 साल और 25 दिन यानी कि 3 कार्यकाल पूर्ण किए थे एज ए सीएम ऑफ दिल्ली। अब आतिशी जो है वो तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की होने वाली है। तो आपका क्वेश्चन जो बनेगा बच्चा वो यहीं से बनेगा कि दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? पहली कौन है पूछ सकता है, या फिर सबसे ज्यादा लंबे समय तक कार्यकाल को पूरा करने वाली कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए जो केजरीवाल जी हैं, ठीक है, क्या है? उल्टा हो गया, केजरीवाल। ठीक है, तो केजरीवाल जो है ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, क्लियर। और मुख्यमंत्री बनने के बाद मनीष सिसोदिया को शिक्षा मंत्री बनाया, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने अपना कार्यकाल जो है वो प्रारंभ किया था। लेकिन हुआ यूं कि एक आती है लिकर पॉलिसी, शराब नीति, ठीक है, शराब नीति आती है। इसमें जो प्राइवेट फर्म्स हैं, प्राइवेट दुकानें हैं, उनको काफी ज्यादा छूट वगैरह दी जाती है। और इसी शराब नीति को लेकर जांच बैठती है। और इसमें जो आम आदमी पार्टी है, इसके जो प्रमुख प्रमुख नेता हैं, उन सबको जेल जाना पड़ जाता है। अब जेल की हवा काट के जब केजरीवाल जी बाहर आते हैं काफी समय के बाद, तब ये चीज निकलकर सामने आती है कि ये अब मुख्यमंत्री के पद को अपने नहीं संभालेंगे। अब ये क्या करेंगे? सिर्फ प्रचार प्रसार करेंगे, अपनी जो आम आदमी पार्टी है उसकी अध्यक्षता करेंगे और आतिशी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, क्लियर। चलिए अब आगे आपके पास अगला सवाल है कि विश्व खाद्य भारत 2024 का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो ये बेटा किया गया कहां पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आपको पता है कि भारत मंडपम एक जगह है, ठीक है, क्या है? भारत मंडपम एक जगह है, बहुत ही भव्य स्थल है, जहां पर लगभग लगभग जो चीजें होती हैं, जैसे प्रदर्शनी टाइप की जो चीजें हैं, अगर नई दिल्ली में आयोजित की जा रही हैं तो वो भारत मंडपम में ही आयोजित की जाती हैं। ठीक है, क्लियर। तो भारत मंडपम में विश्व खाद्य भारत का आयोजन किया गया। ठीक है, किसका? विश्व खाद्य भारत का आयोजन किया गया। इसका जो मोटिव है वो ये है कि विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन हैं भारत में, आपको पता है कि भारत जो है वो विविधताओं का बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ पर आप नॉर्थ में कुछ और खा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप रोटी सब्जी दाल चावल खा रहे हैं, बिहार में आप लिट्टी चोखा और बाकी चीजें खा रहे हैं, साउथ में आप उत्तपम वड़ा इडली डोसा खा रहे हैं, ठीक है। वहीं मुंबई में आप वड़ा पाव खा रहे हैं, गुजरात में आप ढोकला, हाँ ढोकला खा रहे हैं, ठीक। और उसके बाद आप राजस्थान में आ गए तो आप कुछ और खा रहे हैं। अलग अलग जगह अलग अलग व्यंजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उसको एक तरह से पूरे भारत के व्यंजनों की विविधता को एक जगह पर दर्शाने के लिए भारत जो है भारत मंडपम में विश्व खाद्य भारत का आयोजन जो है वो किया गया है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। अगला आज चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि विश्व खाद्य भारत है क्या। तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसको बेटा आयोजित किया गया। 90 से अधिक देश, 26 भारतीय राज्य और 18 सरकारी निकायों की भागीदारी में इसकी मेजबानी जो है वो की जा रही है। यहाँ पर जो सभी भागीदार राज्य हैं, ये अपने अपने व्यंजन की प्रदर्शनी वहां पर करते हैं। तो आप भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई रोक टोक है। अगर आप जाना चाहें तो आराम से यहाँ पर जा सकते हैं। जापान यहाँ पर एक भागीदार देश है, मतलब इसने भी क्या किया है, अपने स्टॉल्स वगैरह लगाए हैं। वियतनाम और ईरान जो है ये भी यहाँ पर क्या करेंगे, भाग लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब स्थापित करने वाला
है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। तो हुआ यूं बच्चा कि 18 सितंबर को कैबिनेट की बैठक होती है और इसरो के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं। कौन कौन सी चीजें हैं उनको मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको जो आपका चंद्रयान 4 है, ठीक है, क्या है? चंद्रयान 4। ठीक, अगर चंद्रयान 4 को पूरा समझना है तो वीडियो डली हुई है, आप एक बार देख लीजिएगा। 5-6 मिनट की वीडियो, लेकिन पूरा आपको समझ में आ जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो चंद्रयान 4 को क्या हुआ, यहाँ पर मंजूरी दे दी गई। चंद्रयान 4 का काम क्या होगा? सतह से मिट्टी लाने का। ठीक है, कहां से? चंद्रमा की सतह से ये क्या करेगा? मिट्टी के सैंपल लेके पृथ्वी पर वापस आएगा। दूसरा क्या हुआ? शुक्र ऑर्बिटर मिशन को यहाँ पर जो है वो मंजूरी दी गई। ठीक है, क्लियर? वीनस ऑर्बिटर मिशन, तो शुक्र को यहाँ पर जो है इसके वातावरण को समझने के लिए, शुक्र का वातावरण इससे समझा जाएगा और सूर्य का इसके वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। शुक्र को क्या बोलते हैं? शुक्र को बच्चा बोलते हैं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। ठीक है, क्या बोलते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो घूर्णन है और इसका जो परिक्रमण है वो लगभग लगभग पृथ्वी के बराबर है। पृथ्वी का होता है 365 दिन, शुक्र का होता है लगभग 288 दिन का। क्लियर? तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। उसके बाद तीसरा क्या दिया गया? तीसरा दिया गया भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और मिशन, जो अपना गगनयान है जिसमें हम अंतरिक्ष में मानव भेजने वाले हैं, इसको भी यहाँ पर मंजूरी दे दी गई। ठीक, अब ये जो भारत अंतरिक्ष स्टेशन है इसको स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है 2028, यानी कि 2028 में हम अपना स्पेस स्टेशन जो है वो स्थापित कर रहे होंगे। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 2028। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सारी चीजें लगभग लगभग मैंने आपको बता दी हैं। लक्ष्य क्या है? 2028 तक मॉड्यूलों को लॉन्च करना है। ठीक है, वित्त पोषण कितना है इसके लिए? तो 20,193 करोड़ रुपए इसके लिए वित्त पोषण जो है वो प्रदान किया गया है। क्लियर बच्चा? चलो अगला चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर ये फिर से वापस आ गया घूम के, बार बार पढ़ने की कोशिश कर रहा है। पीएम ने कैबिनेट ने क्या किया? पीएम जन मन योजना को कंटिन्यू करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। पीएम जन मन योजना क्या है बच्चा? तो जो एसटी समूह हैं, यानी कि जो जनजातीय समूह हैं, जो आदिवासी समूह हैं, उनके उत्थान के लिए क्या है? ये एक योजना है जो चलाई जा रही है, जिसमें क्या क्या है? सबको पक्का घर, हर घर नल से जल, और उसके बाद गांव गांव तक सड़क, हर घर बिजली, उसके बाद शिक्षा, उसके बाद कौशल विकास, उसके बाद पोषण, उसके बाद उन्नत आजीविका, ये सारी चीजें प्रदान की जाएंगी यहाँ पर लोगों को। क्लियर? तो ये क्या है? पीएम जनमन, जिसका मतलब क्या है? पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, क्या है ये? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। इसको स्टार्ट कब किया गया था? तो इसको स्टार्ट किया गया था बच्चा 15 नवंबर 2023 को। किसके द्वारा? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो लगभग 63,000 से अधिक जो आदिवासी समूह वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, उनमें क्या करना है? इन सब चीजों को पहुंचाना है जो मैंने आपको बताया, कि सबके लिए पक्का मकान हो, सबके घर में बिजली हो, हर क्षेत्र का जो कनेक्शन है वो एक रोड के थ्रू हो, सबको आजीविका का पर्याप्त साधन हो, सबको शौचालय मिले, और सबको मतलब टैप से वाटर मिले, मतलब टोटी से सबको जल मिले। तो ये सारी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने का संकल्प इसमें लिया गया है। तो इस योजना को क्या किया गया? अभी और आगे कंटिन्यू करने के लिए मंजूरी जो है वो प्रदान कर दी गई है। तो इस योजना को आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसको अपडेट किया गया है, और अपडेट की गई योजना आपके पेपर में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। उसके बाद 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। क्लियर बच्चा पार्टी? चलिए आगे चलें। अगला जो है आपका क्वेश्चन, सॉरी आपका टॉपिक, ठीक,
तो मत्स्य पालन ने स्वच्छता ही सेवा जो अभियान है इसको शुरू किया। तो आप सबको पता है कि एक बार जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार सत्ता में आते हैं, कब? वर्ष 2014 में। तो जब वर्ष 2014 में पहली बार सत्ता में आते हैं, तो बापू जी के जन्मदिन पर यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को क्या बोलते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान जो है वो चलाया जाएगा। और इसका जो लोगो भी निकल कर आता है वो दादा की चश्मे से ही निकल कर आता है, एक में स्वच्छ लिखा रहता है, एक में भारत। क्लियर? तो स्वच्छता ही सेवा जो है जो मुहिम है वो चलाई जाती है। ठीक, तो इस बार कब से? 14 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक इसको चलाया जा रहा है। क्लियर? थीम क्या है इसकी? स्वच्छता, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। तो ये थीम आप याद रख लेंगे। ठीक, इस बार जो स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा है कि स्वच्छता ही सेवा जो कंडक्ट कराया जा रहा है, उसकी थीम क्या है? स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। ठीक है, चलिए अब देखिए स्वच्छता ही सेवा जो अभियान है इसको कब स्टार्ट किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था 15 सितंबर 2018 को। ठीक है, कब किया गया था? 15 सितंबर 2018 को। और जो स्वच्छता मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, उसको स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। तो ये चीज आप यहाँ पर याद रखेंगे। आप लोगों ने इसके बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे जहां पर नेता लोग पहले कूड़ा डालते हैं फिर झाड़ू लगाते हैं, है ना? तो हो जाती हैं चीजें कभी कभी। चलो अब इसके बाद आते हैं स्पोर्ट वाले सेक्शन पे। तो वल्लूरी अजय बाबू जो है इन्होंने क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता है किसमें? वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? 81 किलोग्राम पुरुष वर्ग में क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है। तो कुछ चीजें जो याद रखनी है वही उतना याद रखेंगे। क्या नाम क्या है? वल्लूरी अजय बाबू। ठीक है, वर्ग क्या है? 81 किलोग्राम। पदक कौन सा है? स्वर्ण पदक। ठीक है, तो ये इन्होंने जीता है। 19 वर्षीय खिलाड़ी हैं और इन्होंने कुल 326 किलोग्राम डायरेक्ट और क्लीन एंड जर्क जो होता है 179 किलोग्राम उसमें उठाया। और इसके साथ इन्होंने क्या किया है? वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, राष्ट्रमंडल खेलों का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। क्लियर? तो आप इनका नाम याद रखेंगे, आपको नाम से ही सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर? उसके बाद रिकी पॉन्टिंग आईपीएल 2025 में किंग्स 11 पंजाब जो टीम है उसके हेड कोच जो है वो बनाए गए हैं। ठीक, क्लियर? तो अब इसमें क्या हुआ है बच्चा कि रिकी पॉन्टिंग जो है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही उम्दा प्लेयर हैं, इसको आप लोग जानते होंगे। इनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 3 वर्ल्ड कप जीते हैं। ठीक है, जिसमें एक फाइनल इन्होंने भारत को भी हराया है जिसमें सौरभ गांगुली जो है वो कप्तान थे। ठीक है, इसके पहले ये जुड़े हुए थे मुंबई इंडियंस के साथ, मुंबई इंडियंस के बाद ये जुड़े दिल्ली कैपिटल्स के साथ, अब दिल्ली कैपिटल्स के बाद ये जुड़ गए हैं पंजाब के साथ। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किंग्स 11 पंजाब का हेड कोच किसको बनाया गया है, अगर ये पूछा जाता है तो। क्लियर? पक्का? चलें आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है कि छोड़ो इसको, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि रिकी पॉन्टिंग को किस टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है, तो वो है किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है कि नेपाल में एक भव्य समारोह मनाया गया और वो क्या था? इनका संविधान दिवस। ठीक है, संविधान दिवस मनाया गया किसका? नेपाल का। क्लियर? अब आपको पता होगा कि नेपाल जो है ये भारत का पड़ोसी राज्य है। ठीक है, और ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जो नेपाल है वो एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है। किसके किसके बीच में? इंडिया और चाइना। ठीक है, भारत और चाइना के बीच में ये एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है। क्लियर? यहां पर
बहुत ही राजनीतिक उथल पुथल थी। एक तरफ कमल दहाल प्रचंड थे, एक तरफ ओली वाली पार्टी थी, तो दोनों में लगभग लगभग कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलते रहते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ पर लोकतंत्र को अपनाने की बात की गई और 20 सितंबर 2015 को यहाँ पर एक संविधान लागू किया गया और 20 सितंबर को ही ये क्या मनाते हैं, ये मनाते ओ सॉरी 19 सितंबर को ये इसके लिए क्या मनाते हैं, अपना संविधान दिवस जो है वो मनाते हैं। इनकी संविधान सभा में 601 सदस्य थे। आपको कमेंट करके बताना है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। नेपाल के संविधान की बात करें तो इसमें 35 भाग हैं, 308 अनुच्छेद हैं और 9 अनुसूचियां हैं। क्लियर। चलिए, अगर आप बात करें भारत के संविधान दिवस की, तो भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। लागू कब किया गया था? तो ये 26 जनवरी को लागू किया गया था। भारतीय संविधान में कुल कितना है? तो भारतीय संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद जो थे वो प्रारंभ में थे। यानी कि जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। क्लियर। बनने में कितना टाइम लगा था भारतीय संविधान को? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का यहाँ पर टाइम लगा था। डॉक्टर अंबेडकर जो हैं इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है और भी बहुत सारी चीजें हैं, कभी पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या है कि जो बॉक्सर हैं निखत जरीन, इनको तेलंगाना में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। क्लियर। अब आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है वो जानना है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैरी कॉम, जेनी आर्यल, लेसराम सरिता देवी और लेखा केसी के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में मतलब बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली ये 5वीं भारतीय महिला हैं और ये तेलंगाना की निवासी हैं। तो इसलिए तेलंगाना स्टेट पुलिस ने इनको डीएसपी पद पर क्या किया है, बैठाया है। क्लियर। तो ये था बच्चा आज का अपना बेहतरीन वाला करंट अफेयर। अब आते हैं अपने स्टैटिक पोर्शन पर। स्टैटिक में आज आपके लिए है महत्वपूर्ण दर्रे। ठीक है। तो दर्रे पहली बात क्या होते हैं? तो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में एक पतला सकरा रास्ता होता है जो दो स्थानों को जोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। ठीक है। क्लियर। अब देखिए कौन सा दर्रा कहां पर स्थित है। तो बात करें अगर जम्मू और कश्मीर की, तो जम्मू और कश्मीर में है खारदुंग ला। ला मतलब क्या होता है? वही सकरी सी जगह जहां से आया जाया जाता है। ठीक है। उसके बाद बनिहाल और मिंटका, ये 3 दर्रे कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के। फिर उसके बाद है बारालाचला, रोहतांग, सिपकिला, नाकीला और कुंजुम, ये किसका है? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है। किसके दर्रे हैं? हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर आप ट्रिक से याद करना चाहें तो इसमें हो जाता है कि रोहित की नकली सिप पर क्या हुआ? बड़ा हिम गिरा। तो रोहित से रोहतांग हो जाता है, नकली से नाकी हो जाता है, सिप का मतलब सिपकिला हो जाता है, बड़ा मतलब बारालाचा हो जाता है, हिमगिरा मतलब हो जाता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है। उसके बाद सिक्किम में है नाथुला जेलेपला। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि नाथू का सिक्का जल गया। तो नाथू का सिक्का से नाथुला और सिक्का से सिक्किम और जल गया से जेलेपला दर्रा हो जाता है। क्लियर। अगर आपको ट्रिक के साथ चाहिए, पूरा दर्रा चाहिए, तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं अलग से सेशन इसका ले लूंगा। फिर आ जाएगा उत्तराखंड। इसको याद करने के लिए ट्रिक है हेमा मालिनी उत्तर में। तो मालिनी जो है, जैसे हेमा मालिनी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मालिनी। ठीक है। तो अब मालिनी में माँ से हो जाएगा मानाला दर्रा, फिर ली से हो जाएगा लिपुलेख दर्रा और नी से हो जाएगा नीति दर्रा। तो हमने क्या बोला? हेमा मालिनी उत्तर में। अब उत्तर से क्या हो जाएगा कि ये सारे दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं। क्लियर। उसके बाद बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख में इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, इसको याद करिएगा। जोजिला, चांगला, आघिल, फोटूला, खारदुंगला, पेंसिला। ठीक है। तो ये दर्रे कहां पर हैं? लद्दाख में हैं। फिर उसके बाद अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बोमडिला, दिहांग, दीफू दर्रा, सेला और यांग्याप जो दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में है। फिर बात करें अगर दक्षिण भारत की,
तो आप सॉरी यहाँ पर बना देता हूँ, वहां पर तो मैं ही दिख रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये जो घाट है पश्चिमी घाट, ठीक है, इस पश्चिमी घाट पर कुछ दर्रे पाए जाते हैं जिनका नाम क्या है, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टई घाट और थाल घाट। ठीक है, क्या क्या है, भोर घाट, पाल घाट, थाल घाट, ये आप तीनों याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है आप लोगों के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं और डेली आप ऐसे वीडियोस चाहते हैं, करंट अफेयर अपना अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि देखो बच्चे, जब मैंने तैयारी की तो मैं भी करंट अफेयर ऐसे पढ़ता था, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, यूट्यूब से, टीचर से। तो वहां पर होता ये था कि करंट अफेयर डेली पढ़ा जाता है, और डेली पढ़ने पर क्या होता था, डेली 4-4 पेज लिखते लिखते लास्ट में क्या होता था, 2 से 3 नोटबुक मेरी तैयार हो जाती थी। और जब एग्जाम का टाइम आता था तो मैं उसको फिर रिवाइज करने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। क्लियर? तो इसलिए मैंने फिर खुद ही उन चीजों को छोटा करना शुरू किया। तो अब जो चीजें हैं, जब वो चीजें फाइनल हो चुकी हैं तो मैं उनको आपके सामने रख रहा हूं। किसी दिन एक सेशन लेके मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर का नोट्स जो है वो कैसे हम बनाते हैं। ठीक, चलिए तो मिलते हैं बच्चा अगले सेशन में धुआंधार तरीके से। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।